storytelling strategies. The strategies will tell us how to write a good story. तो अभी हम सीखेंगे कि एक अच्छी स्टोरी किस तरह से लिखी जाती है, what are the strategies involved in storytelling, and we are going to learn storytelling strategies with पिक्टोरियल इलेबोरेशन. इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ आएंगी, इमेजेस आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, जिसके थ्रू हम सीखेंगे कि स्टोरी टेलिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी होती हैं एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. वॉट इज़ स्टोरी टेलिंग? होता क्या है जी स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग इज़ अ पावरफुल टूल टू मोटिवेट द मासेस. कि कोई भी स्टोरी जो है वो जब लिखी जाती है तो राइटर जो है उसके थ्रू एक बड़ी पब्लिक को, एक बड़े जो पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट करना चाहता है, उसको कन्विंस करना चाहता है फॉर सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू. तो उसके लिए स्टोरी लिखी जाती है जिससे मोटिवेट होते हैं लोग, उनके इमोशनल मोटिवेशन होती है और साइकोलॉजिकल मोटिवेशन होती है और समटाइम्स इंटेलेक्चुअल मोटिवेशन भी होती है जिसके थ्रू हम बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं. सो स्टोरी टेलिंग इज़ अ पावरफुल टूल टू मोटिवेट द मासेस इन a different way. A vivid description of ideas, beliefs, personal experiences and life lessons through stories or narratives. हम ये कह सकते हैं that storytelling is a vivid description of the writer's ideas, beliefs, personal experiences and life lessons. जो उसने बहुत कुछ सीखा है, जो उसके आइडियाज़ हैं, जो उसके बिलीव्स है, राइटर उस स्टोरी टेलिंग के ज़रिए जो है वो हमें बता रहा होता है. दैट इज़ द विविड डिस्क्रिप्शन कि हम लोग उसको विजुलाइज भी कर सकते होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सुन भी रहे होते हैं, यानी ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स भी उसमें मौजूद होते हैं. एंड इट्स वेरी क्लियर, यानी विविड है, बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन होता है उसके आइडियाज़ का, बिलीव्स का, पर्सनल एक्सपीरियंसेस का. यानी स्टोरी जब आप पढ़े होते हैं, वो कोई भी स्टोरी हो, आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको उसके राइटर के आइडियाज़ और बिलीव्स के बारे में आप जान रहे होते हैं, उसके बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चल रहा होता है. सो स्टोरी इज़ अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडियाज़, बिलीव्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ लेसन्स. स्टोरी टेलिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं जी? तो स्टोरी टेलिंग स्ट्रैटेजी इज़ laying the foundation of your narrative, identifying the audiences your stories will speak to, and setting goals and objectives for your work. इसमें अगर आपको स्टोरी टेलिंग स्ट्रैटेजीज़ को बताना पड़े तो सिर्फ ये 3 स्टोरी टेलिंग स्ट्रैटेजीज़ आप बताएंगे जो हमारे यहाँ पर रेड में मार्क हुई हुई हैं जी. तो हम कहेंगे स्टोरी टेलिंग स्ट्रैटेजीज इज़ लेइंग द फाउंडेशन, आइडेंटिफाइंग द ऑडियंसेस एंड सेटिंग गोल्स. यानी सबसे पहले तो आपके माइंड में एक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप उसकी बेस बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे. उसके बाद आप ये फोकस करेंगे कि आपके ऑडियंसेस कौन कौन से, यानी कि आप किससे बात करने चाहिए, हुम यू आर टॉकिंग टू, किस कौन से आपके, क्या वो लीड क्लास है, वो मिडिल क्लास है, वो लोअर क्लास है, किसके आप प्रॉब्लम्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं और कौन आपकी स्टोरीज़ को पढ़ने जा रहा है. मीन्स के वो स्टोरी जो है वो बच्चों के लिए आप लिख रहे हैं, वो और बड़ों के लिए लिख रहे हैं, नहीं वो पूरी पब्लिक के लिए लिख रहे हैं, वो सिर्फ एक लोकल एरिया के लिए लिख रहे हैं, नेशनल लेवल पर लिख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लिख रहे हैं. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑडियंसेस एंड देन यू हैव टू सेट द गोल्स कि आप किस तरीके से जो है वो अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका मेन आइडिया है, वो आप उन तक कन्वे करेंगे. सो दिस इज़ स्टोरी टेलिंग. देर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. वो कौन कौन से होते हैं जो हमने शुरू से हम करते आ रहे हैं कि कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है, इट हैज़ 3 पार्ट्स. वो कौन कौन सी 3 पार्ट्स हैं जी? बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. ये हर चीज़ के जो भी रिटन पीस है आपका, उसके 3 पार्ट्स होते हैं. अभी अगर हम इसको इमेज के थ्रू देखें तो हमें पता चलेगा दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. इसमें आप ये देख लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पर लिखा है बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, और यहाँ पर मार्क किया हुआ है. मार्क करने का मतलब ये है कि दीज आर वेरी क्लियर मार्क्स इन द स्टोरी, के जहाँ पर रीडर को भी पता चल जाता है कि यहाँ से अब मिडल स्टार्ट हो गया, यानी कि क्लाइमेक्स जो है वो इनिशिएट हो गया है. तो वो चीज़ जो है वहाँ से बिगिनिंग आपकी ख़त्म हो जाती है, यानी कि पूरा आपने इंट्रोडक्शन दे दिया है, स्टोरी लाइन आपने बता दी है, स्टार्ट कर दिया है, यानी गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई है. और अब उसके बाद मिडल जो है वो आपका
जर्नी है पूरे का पूरा, जो आप उसमें जो भी आपने स्टार्ट किया था मिडल बिगिनिंग पॉइंट से, तो अब आप पूरा जो जर्नी है वो आपका मिडल में आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी डेस्टिनेशन है वो किस तरह से आपने एट द एंड कौन से तरीके से आपने वो डेस्टिनेशन पर आप पहुँचे हैं, वो आपने डेस्टिनेशन यहाँ पर एंड पर बतानी होती है। तो अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जाते हैं तो ये हमें कर्व नज़र आ रहा है जी। कर्व जो है वो स्टार्ट होता है जहाँ पर प्लॉट लिखा है, और प्लॉट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी टेलिंग में। वो प्लॉट के थ्रू जो है वो हम आगे मूव कर रहे हैं। यानी प्लॉट आप इज़ द व्हीकल जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये जिसमें आप सवार हो गए हैं अपने जर्नी के लिए। और उसके बाद ये प्लॉट जो है ये बिगिनिंग में जब चल रहा है तो इट्स गोइंग स्मूथली, और उसके बाद इंसाइटिंग इंसिडेंट जो है वो इसमें ऐड हो जाता है। एज सून एज इंसाइटिंग इंसिडेंट इज़ एडेड टू इट, तो ये क्लाइमेक्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी इट गोज़ अपवर्ड टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स। अब क्या हो रहा है जी, राइजिंग एक्शन हो रहा है, यानी कि अभी ये वो है जो आप जिस पे अम्मी आपको बोलती हैं कि बस उठ जाओ और ये फ़लाँ काम कर रहे हो, आपके ठहर जाए, बस यही तो सीन है देखने वाला। तो दैट इज सीन जो आप नहीं देख छोड़ना चाह रहे हैं, दैट इज़ द पॉइंट वेयर द इंसाइटिंग इंसिडेंट इज़ एडेड अप टू द स्टोरी, और यहाँ से आपका क्लाइमेक्स शुरू हो जाता है, यानी दिस इज़ द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द क्लाइमेक्स। और राइजिंग एक्शन के थ्रू हम क्लाइमेक्स के जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये सारा क्लाइमेक्स का ही पार्ट है जी, राइजिंग एक्शन एंड फॉलिंग एक्शन, यानी किस तरह से वो आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राइज होता है और किस तरह से वो आप टूवर्ड्स आप जाते हैं उसके रेजोल्यूशन की तरफ, यानी जहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ द एंड। ठीक है जी। सो उसमें आपको एक जो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, दैट इज़ टेंशन। वो टेंशन जो है वो इंक्रीज़ जितनी करेगी उतना ही आपका क्लाइमेक्स जो है वो ऊपर चला जाता जाएगा जी। नेक्स्ट आर द 5 एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी इनको हम एलिमेंट्स के तौर पर भी पढ़ेंगे, इनको प्रिंसिपल्स के तौर पर भी पढ़ेंगे, आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। सो दीज आर 5 एलिमेंट्स जो कि आप जब आप फोक टेल करते हैं तो उसमें भी आपको ये सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं। तो स्टोरी टेलिंग यानी कि जो आप स्टोरी बनाने जा रहे हैं, यू हैव टू क्रिएट द स्टोरी एट द एंड ऑफ द दिस लेक्चर, आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी होगी। तो उसमें एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं जी? नंबर 1 कैरेक्टर, नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 3 प्लॉट, नंबर 4 सेटिंग, नंबर 5 थीम। यानी ये पूरे के पूरे 5 एलिमेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। कि आपके कैरेक्टर के बगैर स्टोरी कैसे डेवलप होगी, और जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, प्लॉट नहीं होगा तो कैसे आप मूव करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू मिडल एंड देन एंड, सेटिंग नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पर्टिकुलर्स कौन से हैं स्टोरी में जो आपने इंट्रोड्यूस कराने हैं, एंड विदाउट theme story is useless. So these are important elements of the storytelling. नेक्स्ट आर, अभी हम फिर उसी पे आ जाते हैं कि अगर हमसे वो 4 एलिमेंट्स पूछते हैं, यानी इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो 4 एलिमेंट्स, वो कौन कौन से हैं जी? दैट इज़ द कैरेक्टर, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिएशन। तो आप ये एलिमेंट्स यहाँ से भी ले सकते हैं, 4 एलिमेंट्स, कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, प्लॉट, सेटिंग। तो आप इसमें से प्लॉट और सेटिंग को कंबाइन कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड थीम। ठीक है जी, तो आप इस तरह से चलेंगे जी। नेक्स्ट इज़ 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो कौन से हैं जी? कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर्स एंड क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स में आपका, आप सोच लीजिए कि आपका इंसाइटिंग इंसिडेंट भी आ जाता है, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और जब तक सेटिंग और प्लॉट इसके अंदर नहीं होगा तो क्लाइमेक्स तो आप बता ही नहीं सकते। सो कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर्स एंड क्लाइमेक्स आर द 3 एलिमेंट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स स्टेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जी? वो हैं जी 6 स्टेजेस। सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ सेटिंग, नेक्स्ट इज थीम, थर्ड इज अटेम्प्ट, नंबर 4 कॉन्सिक्वेंस, नंबर 5 क्लाइमेक्स, देन रेजोल्यूशन। ये आपके 6 स्टेजेस हैं जिनके थ्रू आप एक स्टोरी लिख रहे होते हैं। यानी आप स्टोरी लिखने हैं तो आपने ये 6 स्टेजेस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने एक सेटिंग बनानी है, उसके बाद आप
आपका एक थीम प्रॉपर होना चाहिए, फिर आप उस थीम को आगे लेकर जाने के लिए किस किस्म का अटैम्प्ट करने वाले हैं, फिर उसके बाद उस अटैम्प्ट से कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, उन कॉन्सिक्वेंसेस से किस किस्म का क्लाइमेक्स आपके सामने आएगा और फिर फाइनल रेजोल्यूशन होगा। सो अगर हम इसको फॉर्म ऑफ पिक्चर देखते हैं कि किस तरह से हमें समझ आएगा, तो अगर आप ये देखें तो हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम लेफ़्ट। तो यहाँ पर लेफ़्ट पर एक फ़ोटो है जहाँ पर बड़ी हंसी खुशी आपका हीरो जो है वो मौजूद है, और यहाँ पर नीचे जो है लिखा हुआ है एक्सपोजिशन, यानी यहाँ से एक्सपोज हो रहा है, एक्सपोजिशन हो रहा है, स्टार्ट हो रही है स्टोरी टेलिंग जो है वो उसके स्टेज है फर्स्ट। उसके बाद है जी यहाँ पर आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो कुछ ख़तरा महसूस कर रहा है, स्मेल सम डेंजर, यानी कि यहाँ पर स्मेल तो नहीं कर रहा, उसको हियर कर रहा है डेंजर को। तो वहाँ पर लिखा है इंसाइटिंग इंसिडेंट, यानी ये उसकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। तो ये इंसाइटिंग इंसिडेंट के बाद ही वो अपनी उसने स्वॉर्ड निकाल ली है, एंड दिस इज़ राइजिंग ऑफ एक्शन, यानी वो निकल पड़ा, यानी पीछे को नहीं भाग गया, वो आगे को चला, क्योंकि वो आपका हीरो है और हीरो हमेशा राइजिंग एक्शन की तरफ ही जाता है। उसके बाद जब आगे गया है जी, वहाँ पर है ड्रैगन, और ड्रैगन जो है वो एक्चुअली दैट इज़ नेम्ड एज क्राइसिस। वो है जी क्राइसिस, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ड्रैगन की सूरत में भी हो सकता है, वो किसी भी तरह से होता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस किस्म की स्टोरी लिखने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब वो क्राइसिस आया, यहाँ पे उसने उसके साथ स्ट्रगल किया है, फाइनली क्लाइमेक्स पे पहुँचे हैं, और उसने क्या किया, उसके साथ खूब लड़ाई की है, उसके ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया है, उसको मार रहा है, एंड फाइनली डिनोमन, उसमें डिनोमन जो है ये आपका फाइनल रेजोल्यूशन है, जहाँ पर उसको फ़तह हासिल हो गई है, सक्सेस मिल गई है उसको, उसने उस ड्रैगन को मार दिया है, और उसको एक जो है वो क्राउन भी दे दिया गया है, और एट द एंड जो है वो हंसी खुशी वापस अपने पैलेस की तरफ जा रहा है। सो ये आपकी स्टोरी है जी, जिस तरीके से आपने उसको लेकर चलना है। अब इसका एक और जो है हमारे पास इमेज है जिससे हम समझेंगे जी। एक्सपोजिशन है जी, आपका जो हीरो है वो बड़े मज़े से घर से निकला है, इंसाइटिंग इंसिडेंट, उसको किसी किस्म का फ़ोन आया है, और उसके बाद राइजिंग एक्शन में वो भागता हुआ जा रहा है कि हुआ क्या है, और वहाँ पर उसको आप ये देख लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, और यहाँ से उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक हीरोइन है, इसके अंदर एक लड़की है इसके अंदर जिसको उसने बचाना है, और उसकी जो स्ट्रगल है वो आपको क्लाइमेक्स में नज़र आ रही है कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो प्लेस है, उसके अंदर जो लड़की है वो इम्प्रिजन्ड है, उसको रखा गया है, और रखा किसने, वो जो ग्रीन कलर वाला आपका विलन आपको नज़र आ रहा है जिसके साथ आपका हीरो फाइट कर रहा है, तो वो है जी फॉलिंग एक्शन, जिसमें फाइनली रेजोल्यूशन होता है कि जी वो मर जाता है, आपको उसका ब्लड भी नज़र आ रहा है, तो वो आपका जो विलन है वो मर जाता है। और डिनोमन में क्या होता है कि जो आपके जो सक्सेस है, जो फाइनल रेजोल्यूशन है, उसमें क्या हुआ है कि आपका हीरो और हीरोइन जो है वो मिल गए हैं। सो ये आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी साथ साथ हुई है, और आप टूवर्ड्स योर एंड आप इस तरह से पहुंचते हैं। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। अगर हम देखें तो पीछे हमें जो नज़र आती हैं वो 6 स्टेजेस हैं, और हम जब आगे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 7 स्टेजेस हो जाती हैं। इसमें जिनोमन जो है वो भी ऐड हो गया है जी। नेक्स्ट आर 5 स्टेजेस। अब हमने 6 स्टेजेस भी कर ली हैं, 7 स्टेजेस भी कर ली हैं, तो 5 स्टेजेस भी कोई होती हैं, ये भी आपको क्वेश्चन किया जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके साथ आपका टैग है क्या, फ्री टैग पिरामिड। मैंने इसलिए टैग बोला ताकि आपको इससे याद रहे कि 5 स्टेजेस का टैग लगा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ टैग किसका लगा हुआ है, आपके एक जो बहुत ही रिनॉन्ड आपके जर्मन नॉवलिस्ट हैं फ्री टैग, उनका नाम है जी। उन्होंने एक पिरामिड इंट्रोड्यूस कराया था, और उनका ख्याल था कि दीज आर 5 स्टेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग, और वो कौन सी हैं जी। उन्होंने कहा कि जी नंबर 1 इज़ एक्सपोजिशन, नंबर 2 राइजिंग एक्शन, नंबर 3 क्लाइमेक्स, नंबर 4 फॉलिंग एक्शन, नंबर 5 डिनोमन। डिनोमन में आपका सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी आप जो एंड है आपका उसमें आ जाता है जी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये वाली 5 स्टेजेस को याद कर लें, और 6 और 7 के जो पार्ट्स हैं उसमें ऐड कर लीजिए स्टेजेस जो हैं। जैसे हमने क्लास में किया था कि हम ये 5 जो मेजर आपके स्टेजेस हैं
फ्रेट एक्ट पिरामिड के, ताकि आप भूल ना जाएं और आपको स्टेजेस का ऑर्डर भी आप उसमें कंफ्यूज ना करें। तो उसके लिए आप ये 5 स्टेजेस को मेन कर लीजिए। उसके बाद आप 6 और 7 में से एक और 2 स्टेजेस जो हैं वो इसमें ऐड करके तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से आपके ये स्टेजेस हो जाएंगे। बट अगर आपको सिंपल एक क्वेश्चन आ जाता है कि जी आप स्टेजेस लिखिए स्टोरी टेलिंग के, तो फिर कॉन्सेंट्रेट कि आप 5 स्टेजेस ही लिखिए, आप फ्रेट एक्ट पिरामिड ही बनाइए, ठीक है। तो और ये भी हो सकता है कि आपको एग्जामिनर पूछ ही ये ले कि जी फ्रेट एक्ट पिरामिड जो है उसको बताइए, डिफ़ाइन कीजिए, या उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये सिंपल आपको फ्रेट एक्ट पिरामिड आपको पूछ लिया जाता है तो आपको किस तरह से बताना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर 5 मार्क्स का आ जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है। और उसके साथ अगर आप कोशिश कीजिए तो ये आपका फ्रेट एक्ट पिरामिड है जो हमें इमेज के थ्रू पता चल रहा है जी, ग्राफ है जी यहाँ पर बना हुआ कि इसमें ब्लू से आपका स्टोरी स्टार्ट होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन है, सेटअप है, बैकग्राउंड है, यानी आप जिसमें पूरा स्टोरी के लिए आप एक फाउंडेशन को ले कर रहे हैं, जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे ये जो आपका पॉइंट है, जहाँ से टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर आपका ये रेड स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर आप देखें तो एरो लगा है, उस पर लिखा है इंसाइटिंग इंसिडेंट। तो ये जो है जी डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड, यानी कि स्मूथ आपकी लाइफ चल रही थी तो उसमें अचानक से कुछ हो गया है एंड दैट इज़ द इंसाइटिंग इंसिडेंट, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी बदल गई है और रेड हो गया आपका जोन। और फिर ये आप जैसे जैसे आगे राइजिंग एक्शन की तरफ चले जा रहे हैं तो ये आपका रेड होता जा रहा है। तो ये राइजिंग एक्शन है, इसके साथ सपोर्टिंग फैक्ट्स जो है वो आपने लिखना है कि उन फैक्ट्स को आप सपोर्ट करेंगे साथ में राइजिंग एक्शन बताने के लिए। उसके बाद जी आप बिल्कुल टॉप पे चले गए हैं, दैट इज़ द क्लाइमेक्स, जिसमें मेन इंसाइट आपको पता चलता है कि जी हर एक के बारे में कि कौन जो है वो आपके साथ सिंसियर है, कौन नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप क्लाइमेक्स में आपको सब चीज़ें क्लियर होने जा रही होती हैं। जब आप कहते हैं जी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जब आपके कैरेक्टर्स जो हैं उनको पता चलने लग जाता है एक दूसरे की रियलिटी, एंड दिस इज़ द क्लाइमेक्स। उसके बाद जो ग्रीन पोर्शन है, यानी कि अभी आप पीस जोन की तरफ जा रहे हैं, तो वो है जी आपका रेजोल्यूशन। और उस रेजोल्यूशन के बाद आपका जो पर्पल है दैट कम्स एंड दैट इज़ कंक्लूजन। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है जी। और इसके साथ साथ आपकी कैरेक्टर ग्रोथ हो रही है, जितना क्लाइमेक्स की तरफ आप अपवर्ड जाएंगे, नहीं जितना हाइट पर होगा उतना ही आपकी कैरेक्टर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये आपका फ्रेट एक्ट पिरामिड है। अगर आप अपना फ्रेट एक्ट पिरामिड ड्रॉ कर देते हैं तो फिर आप समझें कि अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में, तो एग्ज़ामिनर जो है वो पूरी कोशिश करेगा आपको 8 से कम मार्क्स कभी भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आप अपने यानी रिटन एक्सप्रेशन के साथ आप फ्रेट एक्ट पिरामिड ये भी बना दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए ये वाला पिरामिड, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी, हम स्टोरी टेलिंग जो हमारे स्टेजेस हैं हम उनको जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है हमने। हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो हमने इसमें कोई एक चीज़ आप अगर आप ऐड करना चाहते हैं कुछ थोड़ी सी, तो वो आप ऐड कर लीजिए। बट मेनली आप यही चीज़ें लिखेंगे जो एक्सपोजिशन होती क्या जी। नंबर फर्स्ट स्टेज जो है हमारा एक्सपोजिशन है, द इंट्रोडक्शन टू अ स्टोरी इंक्लूडिंग द प्राइमरी कैरेक्टर्स नेम्स सेटिंग मूड एंड टाइम। यानी एक्सपोजिशन में आप जितना भी इंट्रोडक्शन का फेज़ होता है वो सारा इसमें चल रहा होता है कि आपकी स्टोरी क्या है, उसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं, उनके क्या नाम है और किस किस्म की सेटिंग है, कहाँ पर हो रहा है ये, वहाँ उस वक्त में मूड क्या है और टाइम क्या है आपकी स्टोरी का, ये सब चीज़ें आप उसमें बताएंगे। नेक्स्ट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में क्या है जी, द प्राइमरी प्रॉब्लम मूविंग द प्लॉट ऑफ द स्टोरी ऑफन अ मेन गोल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो आपका प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आपका स्टोरी का प्लॉट जो है वो आगे मूव करता है, और ये मेनली जो है वो आपका एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जो प्रोटैगनिस्ट को मिला होता है। जैसे आपका हीर रांझा में आपको कैरेक्टर को गोल मिला था जी, जाए और तख्त हज़ारा की हीर के साथ शादी कर ले। सो दिस वॉज द कॉन्फ्लिक्ट और मेन गोल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। नेक्स्ट इज सेटिंग। सेटिंग जो होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं जी। जब भी सेटिंग की बात करनी है तो आपने कंफ्यूज नहीं करना, सेटिंग में होता क्या है जी। सेटिंग में आपका टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, प्लॉट प्लेस होता है। यानी ये चीज़ें आपने उसमें क्लियर कट अपनी स्टोरी में बतानी है कि अगर आप रात के वक्त की स्टोरी बता रहे हैं तो आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि राइटर किस तरह से बता रहा होता है जी। अंधेरा है और हर तरफ फू का आलम है, खामोशी है, ये तो इस किस्म की चीज़ों के साथ आप सेटिंग करते हैं प्रॉपर। तो उसके बाद है जी ड्यूरेशन।
तो रात कितनी लंबी होती है, कुछ आपकी स्टोरीज़ होती है जिसमें रात आती ही नहीं है, कुछ होती हैं जिसमें रात ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद प्लेस है कि जी आप किस एरिया में, किस लोकेलिटी में, किस रीजन में आप ये स्टोरी बना रहे हैं। तो ये आपका प्लेस जो होता है ये रियल प्लेस भी हो सकता है, यानी अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप पाकिस्तान का प्लेस भी बता सकते हैं। अगर आप अमेरिका की बात करें यानी उस किस्म का कोई आप स्टोरी लेकर आ रहे हैं जी, तो उसको आप वो भी बता सकते हैं। न्यूयॉर्क है, अमेरिका है, इंडिया है, मतलब कोई भी आप जो भी आप बताना चाहते हैं वो आप इसमें प्लेस बताएंगे। नेक्स्ट इज़ प्लॉट। प्लॉट क्या होता है जी? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज़ द प्लॉट। अब उसमें होता क्या है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो इवेंट्स का सीक्वेंस किस तरह से बिल्डअप होता है जी। ईच इवेंट इफ़ेक्ट्स द नेक्स्ट वन थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी कि हर इवेंट जो है वो किसी दूसरे इवेंट के लिए कॉज करता है, उसके लिए कॉज करता है, और एक नया इवेंट जो है वो आपका वहाँ पर टेक प्लेस होता है। सो ईच इवेंट अफेक्ट्स नेक्स्ट वन थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कॉज एंड इफेक्ट से जो आपके चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं वो बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है जी? द क्लैश ऑफ अपोजिंग फोर्सेस विद द कैरेक्टर्स ओन परसूट ऑफ अ गोल। अब जो कैरेक्टर का अपना एक उसने एक ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ यानी सेट किया हुआ टारगेट, उसको हासिल करने के लिए, नहीं कि वो जो हमने अभी पीछे एक इमेज देखा था कि जिसमें वो हीरोइन को चुराने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जो उसका लड़ाई हो रही है दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद है जी सस्पेंस। तो आपने क्रिएट करना होता है सस्पेंस, आप सस्पेंस क्रिएट करेंगे, यानी आपको ये एक स्टोरी का आप मेजर पार्ट आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ड्रामा जब आप देख रहे होते हैं तो आपका ड्रामा जब एंड किया जाता है तो वो एक ऐसे सीन पर किया जाता है कि जहाँ पर अब आपको होता है कि कब ये दोबारा से लगेगा और मैं इसको देखूँ। तो आपके रीडर में आपने इसी किस्म का सस्पेंस जो है वो क्रिएट करना होता है कि रीडर जो है वो एक इंसिडेंट पढ़े, एक इवेंट पढ़े, और उसके बाद वो फिर उसके लिए सोचे कि वो अगले वक्त में आप या अगले चैप्टर में या अगले एक्ट में आप क्या बात करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है जी। तो वो सस्पेंस कैसे क्रिएट होगा? अनआंसर्ड क्वेश्चंस की बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ देंगे। समटाइम्स तो जो राइटर्स होते हैं वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस स्टोरी के एंड पर भी छोड़ देते हैं कि उसकी वजह से वो जो स्टोरी होती है ना वो जान नहीं छोड़ती है रीडर की। रीडर दिन रात बस उसके बारे में सोचता रहता है। जैसे अक्सर आपको एक आंसर क्वेश्चन दे दिया जाता है आपके टीवी ड्रामास के बाद कि जी आप बताइए कि इसका एंड कैसा होना चाहिए, या आप बताइए और आपको उसके बाद प्राइज़ मिलेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो असल में ये सस्पेंस अराइज करने के लिए होती हैं। तो ये आपने सस्पेंस क्रिएट करना है जी। नेक्स्ट जो है वो आपका क्लाइमेक्स है, द पॉइंट वेयर द टेंशन और एक्साइटमेंट रीच द हाईएस्ट लेवल। आपने अपने जितने भी इमेजेस पीछे देखे हैं उसमें आप देखिए जो टॉप पॉइंट होता है वो आपका क्लाइमेक्स होता है, जहाँ पर आपकी टेंशन, एक्साइटमेंट, इमोशन सब चीज़ें जो हैं वो आपकी पीक पर होती हैं, और आप कहते हैं बस इस वक्त हमें कोई कुछ ना बुलाए, बिल्कुल लाइट भी ना जाए और कोई हमें कहे भी ना कि आप छोड़ दें, और वहाँ पर जो है ना दैट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेक्स। नेक्स्ट जो है आपका जो अगर देखें तो ये स्टेजेस हैं आपके नज़र आ रहे हैं। आप अगर वो नहीं ड्रॉ कर सकते, इमेजेस तो ड्रॉ नहीं कर सकते, डेफिनेटली कार्टून्स बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं, तो आप इस किस्म का जो है वो ड्रॉ करके दिखा सकते हैं एग्ज़ामिनर को। तो इसमें आप देख लीजिए एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, क्राइसिस है, उसके बाद वो आपका टॉप पर क्लाइमेक्स है, और उसके बाद फॉलिंग एक्शन होकर डिनोमन हो गया है जी आपका फाइनल जो है। उसके बाद आ जाती है जी कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी आप पीस ऑफ राइटिंग जिसमें आपके कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें कैरेक्टराइजेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैरेक्टराइजेशन के बगैर तो आपकी स्टोरी भी आगे नहीं चल सकेगी ना। किसी को पता ही नहीं होगा कि कैरेक्टर, तो उसको कैरेक्टर में कैसा जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो उसकी कैरेक्टराइजेशन होती क्या जी? एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर्स, कि वो कैरेक्टर्स जो हैं उनको आप क्रिएट करते हैं, वो कैरेक्टर आपके रीडर के माइंड में प्रिंट हो जाने चाहिए कि वो उस कैरेक्टर से निकल ही ना सकें। जैसे बहुत सारी बार ये होता है कि आपके जो एक्टर्स जो होते हैं वो किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं तो उसके बाद सारे लोग उनसे ना नफ़रत करने लग जाते हैं, हेट करने लग जाते हैं उनको। तो वो क्यों करते हैं कि जी वो इतना उन्होंने अच्छा सा वो परफॉर्म किया होता, कैरेक्टर को क्रिएट किया होता उन्होंने, कि सबको लगता है कि शायद ये रियल लाइफ में इसी किस्म के जालिम लोग हैं। तो ये एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर्स जो है दैट इज़ कॉल्ड द कैरेक्टराइजेशन। अगर ये आपसे कैरेक्टराइजेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कैरेक्टर, physical characters physical attributes,
यानी आपने उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है आपने वो डिस्क्राइब करना है, वो गोरा है, वो लंबा है, वो खूबसूरत है, उसके काले बाल हैं, और ये सारा आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है कैरेक्टर्स पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो टिमिड है, वो जो है वो बहुत बोलता है, या वो बहुत सीरियस है, कंजर्वेटिव है, बहुत रिजर्व है, यानी ये सब चीज़ें आप बताएंगे। द वे दैट कैरेक्टर्स एक्ट, थिंक एंड स्पीक। और थर्ड जो पार्ट होता है कैरेक्टराइजेशन, वो ये होता है कि किसी भी कोई भी इवेंट जब होता है, दैट देन व्हेन द इवेंट टेक्स प्लेस, तो कैरेक्टर जो है व्हाट डज़ ही थिंक और व्हाट डज़ ही स्पीक अबाउट इट, और हाउ डज़ ही परफॉर्म और हाउ डज़ ही रिएक्ट, किस तरह से वो उसके बाद में वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें उसके कैरेक्टराइजेशन में आ जाती हैं। उसके बाद जब आप स्टोरी बना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टोन्स कि आप स्टोरी की टोन कैसी होती है राइटर की। क्या आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। पॉजिटिव होती है जैसे आपकी मदर आपसे बात करती हैं, नेगेटिव जैसे एक सास अपनी बहू से बात करती है, और न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल टोन आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, यानी न्यूट्रल आप सिंपल एक ऑब्जेक्टिव जो है आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं कि जिसमें आपकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती, यानी आप एज इट इज़ जो है चीज़ बयान कर देते हैं, एंड यू लीव इट फॉर द रीडर कि वो इसमें खुद से डिफाइन कर ले कि वो किस तरफ जाना चाहता है, वो इसके अच्छे की तरफ जाना चाहता है, वो बुरे की तरफ जाना चाहता है, वो किस तरफ जाना चाहता है। नेक्स्ट है जी स्टोरी टेलिंग टिप्स। ये जी बस आप समझ लीजिए कि ये आपके शॉर्टकट्स हैं कि किस तरह से आपने स्टोरी जो लिखनी है। नंबर 1 इज़ क्लियर सेंट्रल मैसेज आपके माइंड में होना चाहिए। नंबर 2, ट्राई टू इंक्रीज द ड्रामेटिक टेंशन एंड सस्पेंस थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आपका ड्रामेटिक टेंशन बढ़ जाए और सस्पेंस क्रिएट हो जाए कि रीडर जो है वो कहे कि बस पता नहीं क्या होने वाला है स्टोरी में, मैं स्टोरी पूरी पढ़कर उठूँ। नेक्स्ट इज द सेंट्रल थीम और प्लॉट है आपका, उसका वो बहुत क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। नंबर 4 है क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो स्टोरी का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपका कैरेक्टर जो स्ट्रॉन्ग बनेगा, कैरेक्टराइजेशन जो आपकी होगी या आप थीम कन्वे करेंगे, वो सब चीज़ें आपके स्ट्रक्चर के थ्रू आगे जा रही हैं। स्ट्रक्चर में होता क्या है जी, इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है जिससे स्टार्ट होता है, राइजिंग एक्शन की तरफ जाता है, लीड्स टुवर्ड्स राइजिंग एक्शन फाइनली रीचेस अ क्लाइमेक्स विच फाइनली रिजॉल्व्स इनटू अ सेटिस्फाइंग रेजोल्यूशन। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको सिर्फ सिंपल आप क्लियर स्ट्रक्चर भी लिखते हैं तो दैट इज़ इनफ। ये स्टोरी टेलिंग टिप्स आपके सिर्फ माइंड में होनी चाहिए, इनको ये आपसे कोई पूछेगा नहीं क्योंकि सब चीज़ें हम पीछे कर चुके हुए हैं। ये सिर्फ आपके लिए जो आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी है इस पूरे लेक्चर की, इन्हें क्रिएट करना अपने स्टोरी को, तो आपको उसके लिए टिप्स बताई जा रही हैं। इनको लर्न करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नैरो द स्कोप। आपने बहुत लंबा, यानी कि आपने 2-3 घरों की स्टोरी एक तरफ नहीं लिख देनी, एक ही वक्त में नहीं लिख देनी है। आपने वो हर फैमिली की स्टोरी जो है वो लिखने लगेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप सिर्फ एक ही स्टोरी को लेंगे, नहीं एक ही फोकस करेंगे, नहीं कि अगर हीरो है तो एक ही रखें, हीरोइन तो एक ही रखें, यानी बहुत सारे हीरो हीरोइंस उसमें ऐड ना कर दें। तो उसकी बात है जी व्हाट इज़ नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है जी, नैरेटिव होता है एक्चुअली अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग कनेक्टेड इवेंट्स। आप जो इवेंट्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं टू मेक अ स्टोरी, टू टेल अ स्टोरी, दैट इज़ कॉल्ड नैरेटिव। नैरेटिव ऐसे भी हो सकता है, बायोग्राफी भी हो सकता है, नॉवल भी हो सकता है। नैरेटिव यूनाइट्स डिस्टिंक्ट इवेंट्स बाय कॉन्सेप्ट, आइडिया, प्लॉट। डिफरेंट जो आपके इवेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है आपका नैरेटिव जो है वो कॉन्सेप्ट, आइडिया, प्लॉट के थ्रू जो आपका चलता है जी आगे। अब इसमें 4 टाइप्स होते हैं आपके नैरेटिव, नहीं अब स्टोरी जो बना रहे होते हैं उसके इवेंट्स जो आप बता रहे होते हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज़ लीनियर नैरेटिव। लीनियर नैरेटिव है जी आपका। नंबर 2 नॉन लीनियर नैरेटिव है। नंबर 3 कोस्ट नैरेटिव है। और नंबर 4 व्यू पॉइंट नैरेटिव है जी। लीनियर नैरेटिव में क्या होता है जी, द इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी आप प्रेजेंट से शुरू होते हैं और आप फ्यूचर की तरफ चलते चले जाते हैं, या आप शुरू होते हैं कि जी ये आपके अगर आप थोड़ा सा अपने पास्ट में चले जाइए स्टोरीज़ की तरफ तो आपको पता चलेगा जी उस वक्त जो राइटर्स होते थे वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते थे जी ये घर है, घर के अंदर ये जी ये सब लोग रह रहे हैं, ये उनके बच्चे हैं, ये है फ़लाँ है वो फ़लाँ, ये सब चीज़ें आपको बता दी। उसके बाद फिर वो एक पहिया चलता है और फिर आपको राइटर जो है वो लेके जाता है जी अब सब बड़े हो चुके हैं। तो ये तो एक चलता है ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि 1980 हमेशा पहले आता है और 1990s में बाद में आता है। तो इसमें क्या होता है कि जी आप जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, यानी जिस दिन से स्टोरी शुरू हुई है उसके बाद से लेकर आगे तक चलती है। नॉन लीनियर नैरेटिव में क्या होता है, नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपने टाइम वाइज नहीं चलना होता, यानी कि आप कभी प्रेजेंट में आ जाएंगे, कभी आप पास्ट में चले जाएंगे, कभी आप फ्यूचर में चले जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे आपका माइंड मूव करता है
अब माइंड में तो ये होता है ना, प्रेजेंट में बैठे होते हैं, लिखते हैं, अचानक से आपको कोई बात याद आती है, उस बात से रिलेटेड कोई आपको फ्यूचर की बात याद आती है, फ्यूचर की उस बात से रिलेटेड कोई पास्ट की बात याद आती है। तो बिल्कुल इस तरह से स्टोरी में अगर ये चल रहा होता है, आप कुछ इधर उधर से, ये आजकल मॉडर्न जो राइटिंग्स हैं उसमें ये नॉन लीनियर नैरेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद है जी क्वेस्ट नैरेटिव। क्वेस्ट नैरेटिव वही होता है कि जिसमें आपके प्रोटैगनिस्ट के बाद कोई गोल होता है जो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके तो हासिल करना होता है जी। स्टोरी इन विच द प्रोटैगनिस्ट वर्क्स टायरलेसली टुवर्ड्स अ गोल। तो उसके बाद है जी व्यू पॉइंट नैरेटिव, जिसमें आपको कोई प्रोटैगनिस्ट, कोई कैरेक्टर या आपका राइटर खुद से आपको, या आप खुद, यानी आप खुद राइटर हैं जब, तो फिर आप वो उसको अपना व्यू पॉइंट वहाँ पर क्लियर कर रहे होते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ नैरेटिव। दिस इज़ ऑल अबाउट योर lecture today. Thank you and Allah Hafiz.